हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आपके लिए एक साइंस की वीडियो है। इसमें मैं क्या बताऊंगा, क्लास 10th का जो चैप्टर है ना राइट, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। और इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं क्या समझ ही नहीं आता कि कौन सा कैसे होगा। तो ना मैं ये वाला जो ये जो वीडियो है, इसके बाद एक और डालूंगा, ये फर्स्ट है। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि राइट चैप्टर में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं ना, सब कराऊंगा। ठीक है, तो इसको देखो तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। 1 नंबर से लेके 4 नंबर 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। आपने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा पहला वाला कि आपसे बोल देगा कि बताओ भाई, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, नॉर्मल, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो होगी वो सरफेस की तरफ आएगी, ये दूर जाएगी। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन ये आएगा आपका 1 मार्कर में। बोलेगा कि भाई देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये वाला कितना होगा। तो आप बोलोगे जरा ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में 30 डिग्री का एंगल बना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 30। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30। तो यानी ये भी कितना हो गया, 30। तो एंगल आर कितना हो गया, 30। पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का देखो, दूसरे टाइप का, ठीक है। अब ना ये तो ऐसी है, बोल देगा ये वाला एंगल 30 है, तो बताओ एंगल आर कितना है। अब बताए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे 30 डिग्री है ना, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अरे भाई ध्यान से सुनो, एंगल आर ये होगा ना आपका, और ये 30 डिग्री है, ये एंगल आई थोड़ी है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है ना एंगल आई, ये तो यहाँ पे है। तो मैंने कहा अगर ये 30 है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो गया, 60। अब अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे एंगल आर कितना हो गया, 60। तो देख लेना कि आपको ये वाला एंगल दिया है कि ये वाला एंगल दिया है, दोनों अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब इसी में एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसे देखो। ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपको एक मिरर दे देगा, यहाँ पे एक मिरर दे देगा, ठीक है, और यहाँ से एंगल आई आ रहा है और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपका ऐसे जा रहा है और आपसे बोलेगा बताओ भाई ये वाला एंगल आर कितना होगा। तो कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे कैसे। तो देखो यार कैसे कर सकते हो। मैंने कहा एक बात बताओ, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 30, सही है। अब अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना हो गया, 60। यहाँ पे बनेगा 90 और 60 हो गया 150, तो ये वाला एंगल 30। अगर ये 30 तो ये वाला 60, तो ये भी कितना हो गया, 60। समझ आया। गर्मी बहुत है। देखो इसे दोबारा बताता हूं, ध्यान से समझना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसके लिए यही हो गई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। देखो मैंने कहा ये वाला एंगल 30 है, तो आपसे ना ये वाला एंगल पूछा है। देखो कैसे करोगे, अगर एंगल आई 30 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 30, सही है। अब ये पूरा 90 होगा तो ये कितना बच गया, 60। यहाँ बनता है 90 और 60 150, और एक ट्राइंगल 180 का होता है, तो ये वाला एंगल 30। अगर ये एंगल 30 और ये पूरा 90 तो ये कितना, 60। अगर ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन और बनता है इसमें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन खत्म। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, टाइप टू, इसमें बनता है नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे ना आपसे बोल देगा कि ये आपकी मिरर है, पहली मिरर, ये आपकी क्या है, दूसरी मिरर, और 2 मिरर्स के बनेंगे क्वेश्चन, आपके सिलेबस में इतना ही है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे ना आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने 2 मिरर के सामने रखा, तो मुझे बताओ इस मिरर की कितनी इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी। ठीक है, तो बच्चों इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 360 बाय थीटा -1 है, और थीटा होता है एंगल बिटवीन
2 मिरर्स, तो मैंने कहा 360 बाई 90 माइनस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 1। यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 2 मिरर्स के सामने रखोगे, जब 2 मिरर्स का एंगल 90 डिग्री है तो उसकी कितनी इमेजेस बनेगी? 3। इससे बस आपको ये वाला एंगल पता है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ये जो थीटा है ये क्या है? एंगल बिटवीन 2 मिरर। ठीक है, इसे देखो, ठीक है। अच्छा बच्चों, थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि बताओ वो कौन सा केस है जो टाइप 3, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछते हैं कि बताओ वो कौन सा केस है जब इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल होगी रिफ्लेक्टेड रे के। आप बोलोगे भैया ये कैसा मजाक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरा ध्यान से देखो, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे वो कभी रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। तो सुनो, ऐसा हो सकता है जब आपके पास कम से कम कितने मिरर्स हो? 2। देखो कैसे हो सकता है, देखना कैसे हो सकता है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट मिरर ऐसी है, सेकंड मिरर ऐसी है, यहां से आपके पास आई इंसिडेंट रे, ये क्या बन गया? नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले मिरर के लिए ये एक ऐसी रे है जो इसकी तरफ आ रही है, तो इस वाले मिरर के लिए ना, इस वाले मिरर के लिए ये रे हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये क्या बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना तो ये क्या बन गया आपका? रिफ्लेक्टेड रे, और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक चीज देखा ध्यान से आपने, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप बोलोगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल तभी हो सकते हैं जब 2 मिरर्स आपस में कैसे हो? 90 डिग्री का एंगल पे हो। तो इसका आंसर है व्हेन 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वो 2 मिरर्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होंगे ना, तब ऐसा होगा। इसे वापस बना के दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखना। देखो, ठीक है, यहां से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे नया एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल है ना, ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हो गया, मिटा दो। अब बच्चों अगली बात आती है कि अब ना मिरर पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मिरर पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मिरर पे। तो मिरर पे क्वेश्चन बनने के लिए ना सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, साइन कन्वेंशन। सबसे पहले एक ग्राफ देखो, यहाँ हो आप, इस तरफ जाओगे सब पॉजिटिव, ऊपर जाओगे सब पॉजिटिव, इधर आओगे नेगेटिव, इधर आओगे नेगेटिव। आज से याद रखना कि जब भी राइट या ऊपर जाओगे ना, राइट या ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट या नीचे जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, इसके आगे आप ये कह सकते हो कि अगर मैं एक कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, किसकी बात करूं? कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन कैसे लगेगा, देखिए क्या। तो एक ग्राफ बनाओ, बना दिया। अब मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला जैसा लग रहा है, छोड़ो। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? पोल। ये बताओ आप U होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको किधर रखते हो? तो भाई कोई भी मिरर हो U को हमेशा लेफ्ट में रखते हो, तो लेफ्ट में आ गए तो यानी U कैसी होगी? नेगेटिव। कॉन्केव मिरर 2 इमेज बनाता है, एक तो फोकस पे बनाता है और एक पोल और फोकस के बीच में, और दोनों किधर बनती है? राइट। यानी जो V होती है इमेज डिस्टेंस, जो V होती है इमेज डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। आगे चलो, U की बात हो गई, V की बात हो गई, अब F की बात करता हूं। तो यार इसकी फोकल लेंथ भी तो राइट की तरफ है, तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट कैसे खड़ा होता है? सीधा। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी ऊपर की तरफ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। हो गया, तो बस इतनी बातें थी। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले मिरर फॉर्मूला समझा दो। मिरर फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला होता है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिसका नाम है मिरर
फॉर्मूला वो क्या होता है, तो ध्यान से समझना, वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सब की वैल्यू पुट करोगे साइन कन्वेंशन के साथ। किसके साथ? साइन कन्वेंशन। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यूज पुट होगी ना, वो हमेशा देखो फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ हो गई, v हो गई, u हो गई, इसको साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे। दूसरा एक फॉर्मूला होता है, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर, तो उसके लिए आप एक टर्म निकालोगे जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, जिसको मैं स्मॉल m से दिखाता हूँ। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है, एक है -v/u और एक दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का HI, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की कितनी हाइट है, अपॉन HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है। जैसे मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी 1 मीटर हाइट है, तो नीचे आ गया 1 मीटर, और इसकी इमेज बनी 4 मीटर की, तो ऊपर क्या आ गया 4, ऐसे, ठीक है। और ये सब भी किसके साथ रखोगे? साइन कन्वेंशन के साथ। अच्छा, थर्ड चीज क्या समझनी है हमें, सुनो, मैग्निफिकेशन जो है ना, वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा ना, तो जो तुम्हारी इमेज है, इमेज वो हमेशा बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जब मैग्निफिकेशन तुम्हारा नेगेटिव होगा ना, जो इमेज है वो हमेशा बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट का उल्टा, रियर एंड इन्वर्टेड, रियर एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फटाफट लिखो, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, अब और क्या, ये बेसिक बता रहा हूं, अब सुनना। अब मैग्निफिकेशन के 3 केस हैं। एक केस में मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, दूसरे में 1 के बराबर है, तीसरे में 1 से बड़ा। जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा ना, तो जो इमेज होगी वो किससे छोटी बनेगी? ऑब्जेक्ट से। अब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, तो इमेज को मैं क्या बोलूंगा? डिमिनिश्ड। अच्छा, जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा ना, तो मैं कैसे याद रखता हूं? मैं ऐसे रखता हूं कि मैग्निफिकेशन छोटा तो इमेज बनी छोटी, मैग्निफिकेशन बराबर तो इमेज भी बनेगी बराबर, तो इसमें होगा इमेज का सेम साइज। और मैग्निफिकेशन बड़ा तो इमेज बड़ी, तो यहाँ पे जो इमेज होगी ना, इमेज वो बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, यानी मैं बोलूंगा यहाँ पे बनी है एनलार्ज्ड, यहाँ पे क्या बनी है? एनलार्ज्ड, ठीक है। अब इतना तो समझ आ ही गया, तो एक क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखना है, ये तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। जितना भी हमने सीखा है, जितने कॉन्सेप्ट सीखे, उसको अप्लाई करें इस क्वेश्चन पे। देखो करते हैं। सबसे पहले बोला है कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, जो गाड़ियां होती है, बाइक हो गई, गाड़ियां हो गई, जिसमें जो ड्राइव करता है वो देखता है कि पीछे क्या चल रहा है, उसमें यूज होता है। तो मैंने कहा कॉन्वेक्स मिरर बना दो, एक कॉन्वेक्स मिरर बना दो, बना दिया। अच्छा, तो ये है इसका फोकस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक हो गया फोकल लेंथ, यहाँ होगा पोल और कहीं यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर। बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है ना, तो यानी ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, एंड अब बस बच्चों देखो, आप एक गाड़ी में जा रहे हो, उसमें ना ये शीशा लगा हुआ है, ठीक है, जिससे पीछे का दिख रहा है, तो उस शीशे में आप एक बस को देख रहे हो। इसका मतलब इस शीशे के लिए वो जो बस है एक ऑब्जेक्ट है ना। सुनो, मैंने कहा एक शीशे में मैं खुद को देख रहा हूँ, तो मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ, और शीशा जो मुझे दिखा रहा है वो इमेज है। तो मैंने कहा ये जो बस है ना, बस असल में ये एक ऑब्जेक्ट है, और बस की जो लोकेशन है वो है 5 मीटर। तो मैंने कहा इस मिरर से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? 5 मीटर, और ये एक बस है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। और किस साइड है? लेफ्ट साइड, नेगेटिव फ्रॉम द मिरर। अच्छा, अब 3 चीजें पूछी है भाई। पोजीशन बताओ, जब भी पोजीशन की बात होगी ना, तो आपसे v पूछा है। अच्छा, नेचर बताओ, यानी मैग्निफिकेशन निकालना है, और साइज ऑफ द इमेज बताओ, यानी हाइट ऑफ द इमेज, ये पूछा है। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, आपको एक फॉर्मूला बताऊं, सुनो। ये पूरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आधा होता है फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होता है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा। तो मैंने कहा जो फोकल लेंथ है वो असल में 3/2, तो फोकल लेंथ आ गया 3/2। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा u भी है, f भी है, मुझे क्या चाहिए? मुझे v चाहिए। तो मैंने कहा मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? तो आंसर होगा मिरर फॉर्मूला। जब मैं यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? तो 1/3/2, 1/v यही तो चाहिए, और प्लस ये कितना है? 1/,
-5, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखो ये 3/2 है तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3, ये हो गया 1/b और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब ये माइनस में है, इधर जाके किस में कन्वर्ट हो गया प्लस, तो 1/b जो है वो 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो जो 1/b की वैल्यू है वो है 2/3 प्लस 1/5। अब 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, 3 बचे तो ये हो गया 10, 5 3 से ये हो गया 13, तो 1/b हो गया आपका 13/15। अब बच्चों देखो आपको v चाहिए ना तो इसको पलट दो, तो v हो जाएगा, इसको भी पलट दो 15/13, v की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। इसका मतलब जो इसकी जो इमेज बनेगी ना, जो इसकी इमेज बनेगी वो इस मिरर। अच्छा एक बात बताओ, v कैसा आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव किधर होता है राइट में, यानी इस मिरर से जब मैं आगे की तरफ जाऊंगा ना 15/13 मीटर, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इमेज। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया पोजीशन ऑफ इमेज। देखो फटाफट, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां से v की वैल्यू कितनी आई है 15/13, तो मैं यहां लिख दूं कि जो v है वो कितना है 15/13, ठीक है। तो ये मिटा देता हूं, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई 15/13, तो मेरे पास पोजीशन तो आ गई। अब मुझे नेचर चाहिए, तो जब भी मेरे पास नेचर की बात आएगी ना, नेचर की, तो हमेशा मैं मैग्निफिकेशन लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है -v/u, माइनस v की वैल्यू अभी हमने निकाली है 15/13 और u की वैल्यू कितनी है -5। अब देखो इससे ये कटा, 5 1 5 3 ये कितना आया 3/13, तो यानी बच्चों जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है 3/13। अब बच्चों देखो ये जो 3/13 है ये 1 से तो छोटा है ना, कैसे पता चलता है, 3 और 13 में बड़ा नंबर कौन है 13 अगर बड़ा नंबर अगर नीचे है तो वैल्यू 1 से छोटी होती है, और बड़ा नंबर अगर ऊपर है तो वैल्यू 1 से बड़ी, तो बड़ा नंबर नीचे है तो यानी जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा। अब मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा होता है तो इमेज कैसी बनती है डिमिनिश्ड, अभी समझाया था पीछे। अच्छा अब ये बताओ इसका साइन क्या है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव, यानी मैग्निफिकेशन कैसी है पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज कैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दो बातें मिल गई यहाँ पे, देखो फटाफट। यानी मैग्निफिकेशन है मेरे पास 3/13, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन है 3/13 और जो इमेज है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड, छोटी इमेज है। अच्छा आगे क्या पूछा है, तो आगे ये पूछा है कि भाई हाइट ऑफ इमेज बताओ। तो मैंने कहा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना है 3/13। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज तो बोला ही नहीं है, यानी 3/13 इतने पे ही छोड़ दिया। मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था कि कुछ गलत तो नहीं दिख दिया, इतने पे छोड़ दिया। अब मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उधर भेजो, तो मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 3/13 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बच्चों जब आप इस 3/13 को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 0.23 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको काटोगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो हाइट ऑफ इमेज है ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, तो नहीं है, लेकिन मैं ये तो बता सकता हूं कि जो भी इमेज होगा ना वो ऑब्जेक्ट का 0.23 हिस्सा होगा। जैसे मैंने कहा अगर मेरी हाइट 10 मीटर है तो जो मेरी ऑब्जेक्ट बनी वो 2.3 मीटर की बनी, इमेज बनी, तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट का 2.3वां हिस्सा हो गया इमेज, तो इमेज बनी छोटी, कितनी छोटी, इतनी छोटी। समझ आया? तो ये क्वेश्चन था, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।